Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Compteria, which refer to PGT Sociology and GIC Pravakta Sociology, we will discuss about जाति के कार्य और गुण, जिसमें हमने व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण, व्यवसाय का निर्धारण और मानसिक रूप से सुरक्षित 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गंवाए। जीवन साथी के चुनाव में सहायक, ये सब जाति के कार्य और गुण के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के अपने नियम हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक सदस्य का परम कर्तव्य है। विवाह के संबंध में भी प्रत्येक जाति के अपने नियम हैं, जो व्यक्ति को जीवन साथी चुनने में सहायता करते हैं। 5वां बिंदु है सामाजिक सुरक्षा। जाति व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करती है। यदि जाति का कोई सदस्य कभी किसी संकट में फंस जाता है, तो जाति उसको आवश्यक सुविधा तो उपलब्ध कराती ही है, उसे संकट से उभरने का तरीका भी बताती है, जिससे व्यक्ति उस संकट से दूर ही रहे। व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण। जाति के कारण ही व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रित रहते हैं। प्रत्येक जाति के अपने नियम हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ने का प्रयास करता है, तो वह जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसके कारण संपूर्ण हिंदू समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, जिसके कारण उसके व्यवहार सदैव निश्चित रहते हैं। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त भी जाति व्यवस्था ने समाज के हित में कई कार्य किए, जैसे प्रशिक्षण और कार्यकुशलता बनाए रखी। जाति व्यवस्था ने समाजवादी व्यवस्था की कल्पना को साकार रूप प्रदान किया। जाति व्यवस्था के आकार, अवगुण और दोषों की चर्चा करते हैं। जाति व्यवस्था व्यक्ति, समुदाय, समाज की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी व्यवस्था है, लेकिन समय और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ जाति प्रथा के स्वरूप में अनेक परिवर्तन आ गए हैं। इनके अनेक दोष भी उभर कर सामने आने लगे हैं। इनके प्रमुख दोष हैं अप्रजातांत्रिक। जाति व्यवस्था पूर्णतया अप्रजातांत्रिक है। ये व्यवस्था समानता की भावनाओं पर कुठाराघात करती है, समाज में ऊंच नीच की भावनाओं को जन्म दिया है। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का समान अधिकार होता है, लेकिन जाति प्रथा निम्न जातियों के सदस्यों को इस अधिकार से युगों तक वंचित रखा गया। असमानता को महत्व देने वाली जाति प्रथा अप्रजातांत्रिक है। श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक होती है। जाति व्यवस्था वंशानुगत या परंपरागत व्यवसाय करने पर बल देते हैं और व्यक्ति को किसी अन्य व्यवसाय का चयन करने से रोकती है। अतः व्यक्ति अपने जातिगत व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नहीं कर पाता, चाहे उसमें उस व्यवसाय को करने की क्षमता है या उसको लाभ होता है या तो उससे लाभ भी होता है, तब भी। सामाजिक प्रगति में बाधक। जाति प्रथा सामाजिक प्रगति में बाधक होती है। जाति के सदस्यों को सदा जाति बहिष्कार का भय लगा रहता है और वे अपने परंपरागत दृष्टिकोण का परित्याग नहीं करते और न ही किसी अन्य समाज की अच्छाई को ग्रहण करने की चेष्टा करते। इसके अतिरिक्त कार्य जन्म से निश्चित हो जाने के कारण सारे समाज की क्रिया स्थिर हो जाती है। किसी भी प्रकार के सामाजिक या भौतिक आविष्कार का विचार मन में नहीं उठता। वास्तव में रूढ़िवादिता और स्थिरता जातिवाद का ही परिणाम है। ऐसी दशा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विचार नहीं पनप पाता। परिवर्तन के बिना प्रगति की आशा करना ही व्यर्थ है। 4था बिंदु है सांस्कृतिक विकास में बाधक। जाति सांस्कृतिक विकास में एक बाधा कार्य करती है। इसके अंदर विभाजन और ऊंच नीच की भावना रहने के कारण सांस्कृतिक एकता का अभाव बना रहता है। भेदभाव के कारण प्रत्येक समूह एक दूसरे से दूर रहता है और उनमें परस्पर
मिलकर सांस्कृतिक प्रगति करने की भावना नहीं उत्पन्न हो पाती। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जाति एक प्रकार से पृथक जाति समूह के रूप में कार्य करती है और उनके सदस्य अपनी रूढ़िग्रस्त सांस्कृतिक परंपराओं से ही जुड़े रहते हैं और उनमें परिवर्तन पसंद नहीं करते। व्यक्तित्व के विकास में बाधक सभी व्यक्तियों की शारीरिक मानसिक क्षमताएं समान नहीं होती। अतः व्यक्ति का हित इसी में है कि व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ही कार्यों का विभाजन किया जाए। जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत की अवहेलना की जाती है। इसमें केवल व्यवसायों का नहीं बल्कि उत्तरदायित्वों और अधिकारों का बंटवारा भी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होता है। व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता। सामाजिक समानता में बाधक जाति व्यवस्था ने मनुष्य और मनुष्य के बीच जाति व्यवस्था के तथाकथित उच्च निम्न के संस्करणों को लाद कर सामाजिक समानता के भाव को ठेस पहुंचाई है। अगला बिंदु है आर्थिक विकास में बाधक। जाति व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने परंपरागत व्यवसाय करने की अनुमति मिलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनेक लाभपूर्ण पेशों से वंचित रह जाता है। दूसरी ओर अनेक लाभप्रद पेशों की योग्यता और अयोग्यता को देखे बिना ही कुछ विशेष जाति के सदस्यों को प्राप्त हो जाती है। इस तरह के विभाजन से कार्य ही कम नहीं होता वरन धीरे धीरे व्यक्ति की कार्य क्षमता भी कम होती जाती है और समाज में धन का वितरण असमान हो जाता है। जाति व्यवस्था ने पवित्रता का क्षेत्र इतना संकुचित कर दिया है कि व्यक्ति अनेक प्रकार की उत्पादन कार्य करने से नहीं बचते बल्कि कृषि में अनेक रासायनिक खादों का प्रयोग करने को भी अपवित्र समझ लेते हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक जाति व्यवस्था जहां छोटे छोटे समुदायों की एकता में योग देती है वहीं राष्ट्र की एकता में सहायक नहीं। जब संपूर्ण देश या राष्ट्र की एकता का प्रश्न आता है तो व्यक्ति अपने अपने जाति समुदायों के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे समुदायों से अलग अलग वातावरण देखने को मिलता है और जाति सदस्य अपना कर्तव्य इन छोटे समुदायों तक ही सीमित रखते हैं। व्यक्तियों का यह दृष्टिकोण राष्ट्र में अनेक भ्रामक बातों व समस्याओं को जन्म देता है जो राष्ट्र की एकता के स्थान पर विघटन की ओर ले जाता है। सच तो ये है कि विभिन्न जातियों उपजातियों पाई जाने वाली सामाजिक दूरी संपूर्ण राष्ट्र में समानता की भावना को विकसित करने में असफल रहती है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता की बात यूं ही रह जाती है। 9वां है धर्म परिवर्तन। भारत में तत्कालीन समय में हिंदू धर्म में व्याप्त कठोरता के कारण लाखों हिंदू स्त्री पुरुषों को ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रवर्तकों ने धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 10वां है विवाह का सीमित क्षेत्र। जाति एक अंतर्विवाही समूह है, अतः जाति व्यवस्था विवाह के क्षेत्र को सीमित करती है। अतः एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। वर्तमान समय में बहुत सी जातियों ने अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय को अपनाया है। हमने जाति प्रथा के गुण और दोषों को अध्ययन किया है। अब ये प्रश्न उठता है, यदि जाति प्रथा हितकर है तो इसे स्थिर रखा जाए और यदि जाति अहितकर है तो इसे समाप्त कर दिया जाए। अनेक समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों का मत है ये बहुमूल्य कार्य करती है, अतः इसे रहने देना चाहिए। इस प्रथा को हानिकारक सहयोगी प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिए और संपूर्ण व्यवस्था को भी टूटी हुई विषपूर्ण अंगुली को काटना चाहिए, न कि पूरे हाथ को। ये जहर संपूर्ण समाज में फैल गया है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। इस संस्था के कार्य दूसरी संस्था द्वारा भी किए जा सकते हैं। अब है नया बिंदु, जाति व्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमान। आधुनिक भारत में जाति प्रथा में अनेक परिवर्तन कर दिए गए हैं।
जिसकी हम इसके कारकों की चर्चा कर लेते हैं। पहला कारक है कार्य क्षमता का महत्व। जाति प्रथा में व्यक्ति की स्थिति जाति के आधार पर निर्धारित होती है। उच्च जाति के लोगों के समाज में उच्च स्थिति और निम्न जाति के लोगों के समाज में निम्न स्थिति थी, किंतु आज जातिगत संरचना में परिवर्तन हो रहा है। आज व्यक्ति की योग्यता, कुशलता, उसकी कार्य क्षमता के आधार पर ही उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है व्यावसायिक परिवर्तन। प्राचीन काल से ही एक जाति के सदस्य अपनी जाति के परंपरागत पेशों करते थे, लेकिन आज औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समुदाय के लोग नगरों या औद्योगिक केंद्रों में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं। तीसरा बिंदु है स्थिति के निर्धारण में परिवर्तन। भारत की जाति व्यवस्था में तथाकथित ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च मानी जाती है, परंतु वर्तमान में जाति भेद से कहीं ऊपर व्यक्ति की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता का महत्व बढ़ गया है। चौथा है अस्पृश्यता की समाप्ति। छुआछूत, भेदभाव अर्थात अस्पृश्यता जाति प्रथा के मरुदंड थे, किंतु आज पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा के कारण ग्रामीण समुदाय का दृष्टिकोण विस्तृत हो गया है। अतएव निम्न जातियों की सभी निर्योग्यताएं समाप्त हो गई है। अगला बिंदु है विवाह के क्षेत्र में परिवर्तन। कुछ जातियों में बाल विवाह का प्रचलन था और लड़के और लड़की की राय विवाह के समय नहीं ली जाती थी, किंतु आज विवाह के क्षेत्र में परिवर्तन हो गए। बाल विवाह के स्थान पर विलंब विवाह होने लगे हैं। विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य माना गया है। विवाह के समय लड़के तथा लड़की की राय भी जानी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज भी होने लगे, जिनमें माता पिता की राय की भी आवश्यकता नहीं होती। छठा है खान पान संबंधी प्रतिबंधों का पतन। पहले जाति प्रथा में एक उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के सदस्य के साथ भोजन, खान पान के संबंध नहीं जोड़ सकता था, किंतु आज के युग में स्थिति बदल गई है। आज औद्योगिकरण के कारण कारखाने में सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खान पान करते हैं। रेलों में, बसों में, हवाई जहाज़ में सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं। अब होटलों में भोजन करते हैं। अब जाति पाति के सभी प्रतिमानों की शिथिलता व्यापक होती जा रही है। शिक्षा में परिवर्तन। जाति व्यवस्था को कमज़ोर बनाने में वर्तमान शिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। आज की भारतीय शिक्षा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना पर अधिक बल देती है। छुआछूत, ऊंच नीच की भावना का उन्मूलन करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा पर पाश्चात्य देशों में प्रचलित वैज्ञानिकों और विचारों की छाप है, जिसके कारण भारतीय जनता के मस्तिष्क से रूढ़िवादिता समाप्त होती जा रही है। इस प्रकार से सब बातें जाति प्रथा को कमज़ोर करती हैं। आठवां है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण भी जाति प्रथा को निर्बल बना रहा है। औद्योगिकरण के कारण होटलों, दुकानों, सिनेमाघरों, अन्य स्थानों पर और कारखानों में लोगों का मिलना जुलना, साथ साथ खाना पीना और बातचीत करना संभव हुआ और छुआछूत और जाति व्यवस्था पर इसका कठोर रूप से अवश्यंभावी प्रभाव पड़ा। नौवां बिंदु है समाज सुधार आंदोलन। इस संबंध में समाज सुधार आंदोलन का भी प्रभाव कम नहीं रहा है। आधुनिक शिक्षा के कारण देश में समाज सुधार आंदोलन की बाढ़ सी आ गई है। इससे जाति प्रथा का धीरे धीरे उन्मूलन हो रहा है। धन के महत्व में वृद्धि। आज धन ही जाति के स्थान पर सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनता जा रहा है। धनी व्यक्ति कोई भी हो, उसका समाज में आदर किया जाता है। व्यवसायों का आधार भी आज जाति नहीं बल्कि व्यक्तिगत योग्यता हो गया है। आवागमन के साधनों का प्रभाव। आवागमन के साधनों के कारण व्यक्ति एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाने लगा है और वे मिलजुल कर अपनी समस्याओं को आपस में सुलझाने पर जोर देने लगे हैं। इसमें एक दूसरे के विचारों, परंपराओं और अन्य सामाजिक व्यवस्था के तत्वों को प्रभावित करने लगे। इसमें भेदभाव की कड़ी जो समाज को विभिन्न जातियों में बांटे रखती है, आज टूटती जा रही है। नवीन कानून। भारत में जनतंत्री सरकार ने अनेक कानून बनाए, जिनके आधार पर कानून की दृष्टि में कोई भी जाति ऊंची या नीची नहीं है
और न जाति के आधार पर समाज या राज्य किसी के साथ पक्षपात कर सकता है। राजनैतिक आंदोलन के प्रभाव का भी जाति प्रथा पर भयानक आक्रमण हुआ। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में देश की समस्त जातियों, वर्णों और वर्गों को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए ललकारा। उनकी एक ललकार पर देश का बच्चा बच्चा उनके पीछे चल दिया और सदियों पुरानी दासता की जंजीरों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और भारत में जनतंत्री सरकार की स्थापना हुई, जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं रहा। नए सामाजिक वर्गों का उदय। भारतीय समाज में भी आज विभिन्न वर्गों का निर्माण हो चुका है और आगे होता भी जा रहा है, जैसे व्यापारी वर्ग, शिक्षक वर्ग आदि। इन वर्गों में जाति व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार ये नवीन वर्ग भी जाति प्रथा पर कुठाराघात कर रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात किसी भी प्रकार की भेदभाव नीति का अंत हो गया है और सरकार और समाज दोनों ही प्रयास कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था का भारत से उन्मूलन हो जाए और सब समान रूप से अपना जीवन व्यतीत करें। जाति व्यवस्था के विरुद्ध इतनी युक्तियां हमने बताई है, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि इन्होंने भारत से जाति व्यवस्था का बिल्कुल उन्मूलन कर दिया हो। इतना अवश्य कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था के प्रभाव में इसने कभी अवश्य की है, लेकिन इनका पूर्ण तथा उन्मूलन होना कठिन हो रहा है। धर्म वर्ग व्यवस्था। वर्ग को सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान समय में प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में वर्ग व्यवस्था अवश्य पाई जाती है। आदिकाल से ही मनुष्य आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म, आय आदि के आधार पर वर्गों में विभक्त रहा है और समाज में स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित, अमीर, गरीब, बलवान, निर्बल, शिक्षक, व्यापारी, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध आदि वर्ग पाए जा रहे हैं, जो कि आधुनिक और वर्तमान युग में भी देखे जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्ग विशिष्ट संबंधों वाला समूह है। सामान्य रूप में वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनके सदस्यों की समान सामाजिक परिस्थिति होती है। वर्ग का पर्यायवाची शब्द खंड है। सामान्य अर्थों में वर्ग का आशय समान स्थिति वाले व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जिसमें व्यक्ति पक्ष या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होती है। उदाहरणार्थ, एक शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, मजदूर वर्ग, बीड़ी कामगार, श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि वर्ग की विभिन्न समाज विज्ञानियों ने निम्न रूपों में परिभाषाएं दी हैं कि एक सामाजिक वर्ग समूह का वह भाग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक किया जा सकता है। ये मैकाइवर और पेज ने कहा है। इसके बाद वर्ग की अवधारणा को आर्थिक आधार पर प्रस्तुत करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि वर्ग किसी भी समाज वह ऐसा तथ्य है जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन सामाजिक स्तरीकरण का आधार प्रस्तुत करते हैं। वही मैक्स वेबर का विचार है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था एक नहीं है। आर्थिक व्यवस्था केवल वह पद्धति है इसमें आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और उपभोग किया जाता है। यही प्रक्रिया वर्गों का निर्माण करती है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक वर्ग को विभिन्न आधारों जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि आधारों पर समझने का प्रयास किया है। इस प्रकार ब्रिटेन और अमेरिका के आधुनिक समाज वैज्ञानिकी ने व्यवसाय को आधार मानकर वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है। अन्य विद्वानों ने धर्म और विलासिता को आधार बनाकर वर्ग को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की एक मुक्त व्यवस्था का रूप है जिसका आधार सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, योग्यता आदि हो सकता है। समाज का वो भाग होता है जिसके सदस्यों की सामाजिक स्थितियां समान होती हैं, जिसके आधार पर इनमें सामाजिक जागरूकता पाई जाती है और समाज के अन्य वर्गों से अलग होते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ग की विशेषताएं, जिसमें सामाजिक संस्तरण, वर्ग चेतना का समावेश
और ऊंच नीच की भावना, वर्ग मुक्त व्यवस्था, वर्ग में जन्म का महत्व नहीं, वर्ग व्यवस्था, स्थिर धारणा, विभिन्न वर्गों में सामाजिक दूरी और भी बहुत से रोचक टॉपिक्स में स्तरीकरण के सिद्धांत, प्रकारवादी विचारधारा, डेविस और मूरे का विचार और भी बहुत सी रोचक चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉमटेरिया सभी बढ़ें, सभी पढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉमटेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉमटेरिया सोशलॉजी ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स दे रहा है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के भी लेक्चर्स चल रहे हैं। लेक्चर्स का लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक शेयर करें, चैनल का प्रचार प्रसार करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यूट्यूब पर कॉमटेरिया बिल्कुल निःशुल्क है। कॉमटेरिया का लाभ लें। कॉमटेरिया लेक्चर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।